लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए आपकी तैयारी करवाई जाए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एएसएफ रिटन टेस्ट का सिलेबस में मैथ, आईक्यू, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपने अगर तैयारी करनी है वाकई में, तो आपने पहला काम ये करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं। मैं अपने हर वीडियो के स्टार्ट में कहता हूँ कि आपकी तैयारी तब होगी जब आप जो है अपने नोट्स बनाएंगे सीरियस होके। मोबाइल से तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि कॉपी और पेन अपने साथ रखें, और जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो आपने टॉपिक वाइज नोट करते जाना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ को देखते हैं। मैथ का जो है इस तरह के सवाल आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। तो इसमें हमने बताना है, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसके लिए भी एक ऐसे समझे कि एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपने DMAS डमैस डमैस रूल को याद रखना है। डमैस रूल क्या होता है? डमैस रूल का मतलब है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले आपने उस इक्वेशन में डिवाइड करना है। डी फॉर डिवाइड। तो 12 और 14 के दरमियान जो है डिवाइड की अलामत है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, बाकी की इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे। यानी कि 12 तकसीम 4 ये हमारे पास 3 है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डमैस ट्रिक में दूसरे नंबर पे आता है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तब आपने उन दो वैल्यूज़ को हल करना है जिनके दरमियान मल्टीप्लाई की अलामत होगी। जैसा कि 6 ज़रब 2, इनके दरमियान मल्टीप्लाई की अलामत है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इक्वेशन को वैसे लिख देंगे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है डमैस में ए का मतलब होता है एडिशन। तब अब हम उन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जिनके दरमियान एडिशन यानी कि जमा का निशान होगा, जमा की अलामत होगी। तो 4 जमा 6 इसके दरमियान जमा की अलामत है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इक्वेशन हमारे पास वैसे रहेगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास इस ट्रिक में आता है एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो यानी कि जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस की अलामत होगी, सब्सट्रैक्शन की अलामत होगी, उसको हम हल कर लेंगे। अब 2 और 3 के दरमियान अलामत है माइनस की, तो हमने इसको हल कर लेना है। तो हमारे पास जो, अब इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास राइट आंसर इसको, क्योंकि अब हमारे पास ये बहुत इजी हो गई है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी हमारे पास क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है हमारे पास 12। अच्छा, डमैस रूल में एक चीज़ का इजाफा ये है कि अगर ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है। फिर आपने सेम रूल DMAS डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला रूल को फॉलो करते हुए आपने इसको हल करना है। तो चले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। इस्लामिक स्टडीज़ में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कुरान पाक के बारे में। कुरान पाक के बारे में जो भी सवालात आते हैं, मैंने कोशिश की है कि सारे सवालात को इकट्ठा कर लूँ, ताकि आपको एक स्टोरी की तरह आपके माइंड में रह जाए और आपको याद रखने में आसानी हो। अच्छा, कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। अब तकरीबन 23 क्यों कहते हैं? क्योंकि 22 साल और कुछ मंथ हैं, तो इसलिए उसको तकरीबन 23 साल कहा जाता है। और अगर 22 साल 10 महीने 11 महीने आ जाए तो वो भी ठीक होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, 23 साल है, तो फिर आपने 23 साल को ही करेक्ट करना है। उसके बाद है कि कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं। मक्की सूरतों की तादाद 86 है, मदनी सूरतों की तादाद 28 है। ऐसी सूरत जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है, सूरत नमल है। और ऐसी सूरत जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, वो सूरत तौबा है।
कुरान पाक में टोटल 14 सजदे हैं, 7 मंजिल हैं और 558 रुकू हैं। पहला सजदा जो है वो 9वें पारे में है। रुकू 558 भी आता है और 540 भी आता है। तो अगर 558 हो तो पहले आपने 558 को ही टिक करना है। अगर 558 ऑप्शन में नहीं है, 540 है, तब आपने 540 को टिक करना है। लार्जेस्ट सूरा अल कुरान, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरत अल कौसर है। कुरान पाक में कुल ऐसी 5 सूरतें हैं जो कि कुल से स्टार्ट होती हैं, लफ्ज़ कुल से। कितनी सूरतें हैं? 5। उसके बाद कुरान पाक में टोटल 26 अम्बिया कराम का ज़िक्र है, 26 नबियों का ज़िक्र है। सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है 136 मरतबा। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो है 700 मरतबा नमाज का ज़िक्र आया है। अब तब मैं ये सवाल ऐड करना भूल गया, लेकिन अब मेरे माइंड में आ रहे हैं तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो आपने सब ये लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम 136 मरतबा है कुरान पाक में किसी भी नबी का ज़िक्र, जो सबसे ज़्यादा है। टोटल वैसे 26 अम्बिया कराम का ज़िक्र है। उसके बाद कुरान पाक में ऐसी सूरत जिसमें स्पाइडर यानी कि मकड़ी का ज़िक्र किया गया है, वो है सूरत नमल। सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें स्पाइडर का ज़िक्र है, तो वो होगी सूरत नमल। और कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें एक चूंटी का ज़िक्र है, वो है अल अनकाबूत। अल अनकाबूत। चलें जी, अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बर सग़ीर पाक व हिंद में कब दाखिल हुई? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ बर सग़ीर में यानी कि जहाँ पे मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए 1600 में। किस गर्ज से? तिजारत की गर्ज से। तो अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछे तो आपने 1600 को ही टिक करना है। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टडी है तो मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने जो सिलेबस है उसको ही फॉलो करें, क्योंकि इससे पहले भी मतलब हमारे पास हिस्ट्री है। 712 में जब जो है मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम टू द पॉइंट सिलेबस को ही फोकस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर सैयद अहमद ख़ान जो है कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद अब ये भी देखें तो एक तरतीब से मैंने बनाया है। 1600, फिर 1817, फिर 1857, 1867, 1876, 1877, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी जंग आज़ादी कब लड़ी गई? जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई। उसके बाद है जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है कब स्टार्ट हुई? 1867 में, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। इसके बाद जी जनरल नॉलेज का पोर्शन हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हम जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल एएसएफ के लिए इकट्ठे किए हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स दुनिया में कितने बड़े आज़म हैं? 7 बड़े आज़म हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा आज़म, सबसे बड़ा जो है बड़े आज़म कौन सा है? लार्जेस्ट एशिया है। और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा बड़े आज़म या सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बड़े आज़म एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि अगर वो आबादी के लिहाज से पूछे, पॉपुलेशन के लिहाज से, या फिर एरिया या रकबे के लिहाज से पूछे, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो फिर पॉपुलेशन के लिहाज से पूछे या एरिया के लिहाज से। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हॉटेस्ट
कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे गर्म तरीन बरआज़म कौन सा है? अफ्रीका। सबसे ठंडा तरीन कौन सा है? बरआज़म अंटार्कटिका, जिसको उर्दू में अंटार्कटिका भी कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिक्स के साथ बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाएं, क्योंकि ट्रिक्स ही माइंड में रहती हैं, बाकी सेंटेंस तो भूल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अली सेड आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्ज़ाम। ये डायरेक्ट है, हमने इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो याद रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले ये करना होता है कि हमने कोमा को हटाना होता है। कोमा को हटा के उसकी जगह पे दैट लगाना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के नीचे देखें अली सेड, उसके बाद जो है दो कॉलन बने हुए हैं, तो इसको हमने हटा दिया, तो ये बन गया अली सेड दैट। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि हमने क्या किया, ये दो कॉमे बने हुए हैं आई से पहले, ठीक है। हमने इसको ख़त्म करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। ख़त्म जब करेंगे तो उस जगह पे हमने दैट लगा देना है। तो अब देखें कि इनडायरेक्ट स्पीच में अली सेड दैट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला होता है SON, सन। सन का मतलब ये है कि अगर कोमे के अंदर, यानी कि जो कोमे हैं उसके अंदर अगर सब्जेक्ट हो तो उसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वुई, ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई वुई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? अली है, तो अली के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो हम लिखेंगे अली सेड दैट, ठीक है। तो आई को हमने अली के मुताबिक चेंज करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ही लिखेंगे। अली सेड दैट, अली दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि अजीब सा लगता है एक सेंटेंस में, मतलब। तो हमने जब हमने एक मरतबा किसी को बोलते हैं तो हम कहते हैं अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर हम कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। तो हमने अली की जगह पे ही का यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी, क्योंकि कौमे के दोनों कौमों के बाद जो है फर्स्ट पर्सन है, उसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। सब्जेक्ट अली है, तो अली की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। अली सेड दैट ही, ठीक है जी। ये हमारे पास एक फर्स्ट ट्रिक है। उसके सो एंड सन, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और एन यानी कि थर्ड पर्सन होगा तो फिर नो चेंज, ठीक है। एक तो आपने ये चेंज करना है। पहले मैंने आपको बताया कि हमने दोनों कॉमों को हटा के दैट लगाना है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा पर्सन है, तो उसको फिर उसी के मुताबिक चेंज करना है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर यह करना होता है कि एम यानी कि जो पास्ट प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में चेंज करना होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आई एम है, अली सेड दैट आई एम, तो एम मतलब ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम इसको जब पास्ट में करेंगे तो हम कहेंगे एम को वाज में। तो ये क्या बनेगा? अली सेड दैट ही वाज आगे स्टडीइंग फॉर हिज एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पे भी माई फर्स्ट पर्सन है, तो उसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो माई की जगह पे क्या कर देंगे? हीज़ लिखेंगे। अली सेड दैट ही, उसके बाद हमने चेंज किया था एम को वाज के मुताबिक, तो ये बन गया अली सेड दैट ही वाज स्टडीइंग फॉर हिज एग्ज़ाम। सेम इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ताहिर सेड आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके लिए मैं आपको जो है 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपने इसको चेंज करना है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। अब इस सेंटेंस में देखें तो हमने पहले क्या कहा था कि पहले हमने जी ये जो दो कॉलन हैं इनको हमने चेंज करना होता है, किस में? दैट में। तो ताहिर सेड, दो कॉलन है तो इस जगह पे दैट आ जाएगा, ताहिर सेड दैट बन जाएगा। फिर हमने ये देखना होता है कि दो कॉलन के बाद जो है आगे कौन सा पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको किसके मुताबिक चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के मुताबिक। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसमें ताहिर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे, जो कि लिखा हुआ है। यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा, ताहिर सेड दैट ही।
क्योंकि हम ताहिर सेड दैट ताहिर नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ, तो हम इसको यहाँ पे ही लिखेंगे। उसके बाद हमने इंजॉय, अब ये क्या है, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो अब जब हम इसको पास्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इंजॉयड। इंजॉयड, ENGOYED, तो ED का इस्तेमाल होगा और ये इंजॉयड बन जाएगा। बाकी सेंटेंस हम उसको वैसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ताहिर सेड दैट ही इंजॉयड रीडिंग बुक्स, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। हाँ, एक और सेंटेंस है जी, शी सेड आई विल विजिट द म्यूज़ियम टुमारो। अब इसमें ट्रिक नंबर 2 ये है कि जहाँ पे विल आएगा आपने उसको वुड में चेंज कर देना है, जहाँ पे टुमारो आएगा उसको हमने नेक्स्ट डे में चेंज कर देना है। बाकी टेक्निक्स वैसे ही होंगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि पहले हमने 2 कॉलन को हटाएंगे, उस जगह दैट लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो ये अब हमने अगर देखें, इसने लिखा है शी सेड, उसके बाद दैट लिखा है 2 कॉलन हटा के, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन था तो इसको सब्जेक्ट के मुताबिक यानी कि शी के मुताबिक चेंज कर दिया है, तो ये बन गया शी सेड दैट शी। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि विल को हमेशा चेंज करेंगे वुड में, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड विज़िट द म्यूज़ियम। उसके बाद मैंने ये बताया था कि टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, शी सेड दैट शी वुड विज़िट द म्यूज़ियम द नेक्स्ट डे। अच्छा, अब ASF से रिलेटेड जो सवालात हैं उनको हम कवर करते हैं। ASF से रिलेटेड को इतना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे और इसका सिलेबस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बाकी के पोर्शन है उसको ज़्यादा आपने फोकस करना है। ये जो मतलब बहुत इजी से हम इनको वो कवर कर लेंगे जो ASF से रिलेटेड आएंगे। अच्छा, ASF का एक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ASF एक्ट आएगा, इस तरह का कोई नहीं आएगा। ASF एक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ASF से रिलेटेड जो जर्नल क्वेश्चन है वो आएंगे, किस तरह के होंगे वो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। आपने उनके नोट्स बनाते रहना है और जो है जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले एक दिन आपने सबको रिवाइज़ कर देना है। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो डिपार्टमेंट है 1976 में बना, इसका हेड क्वार्टर कराची में है। डायरेक्टर जनरल या जिसको हम DG भी कहते हैं, मेजर जनरल अदनान आसिफ शाद हैं इसके, जहां शाद। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपके दोस्त या भाई का नाम अदनान हो तो आपने उसके नाम से याद रख लेना है कि ASF का जो DG है वो अदनान है। उसके बाद मोटो इसका है फिर्म एंड कर्टियस। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये तरीका पसंद है पढ़ाने का तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसको फॉलो करूं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप रैंडम MCQs ही बता दें तो मैं उसी तरह की वीडियो भी बना दूंगा।